आंसर भी आ गए हैं। बजट में ये बैकग्राउंड के रूप में जाने जाते हैं। और बजट का वैसे तो आपका जो टॉपिक है बजट अभी सेकंड सेशन में है, बजट की भी इनको अच्छी जानकारी है, तो उम्मीद है कि पूरा फायदा आप लोग उठा पाएंगे और जितना भी इनके पास है वो आपको दे पाएंगे। 2-3 मिनट और हम लोग इंतजार कर लेते हैं और 2-3 मिनट के बाद फिर और स्टार्ट किया जाएगा सेशन का। कुछ लोग का बता रहे थे कि नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, क्या आप लोग के साथ कुछ इशू है क्या नेटवर्क का? कितने लोगों के पास नेटवर्क का इशू है? क्या कुछ लोगों के पास नेटवर्क का इशू है? हाँ, आवाज आ रही है? इज इट क्लियर? क्या आवाज क्लियर है नेटवर्क का सर। इशू, नेटवर्क का कुछ इशू है क्या? क्या बीच में नेटवर्क कट जाता है? जैसे आज के फर्स्ट सेशन में कुछ लोगों का कंप्लेन था कि नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? और कुछ लोग हैं जो कितने लोग, कौन कौन लोग, किनको किनको प्रॉब्लम हुआ? प्लीज नेम वाइज बताइए तो, जिनको नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था। क्या नेटवर्क कनेक्शन में किन्हीं के साथ समस्या थी? आप 17 लोग हैं अभी, 17 लोग में किन्हीं के पास समस्या था नेटवर्क का? हाँ सर, मेरा था, उसमें रुक रुक के आवाज आ रही थी। हाँ, 1 बाय 1 करके बताइए। नेटवर्क ठीक आ रहा है? आपका ठीक आ रहा, ठीक है ना? अभी तो ठीक है सर। सही है सर, सही है। नेटवर्क सही है सर अभी। अच्छा, आप लोग लगा, ऐसा लगता है कि 2-3 लोग एक ही जगह बैठे हैं इसलिए इको हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको दूरी बना लेते हैं। इसमें लगता है हाँ, राम मिलन जी का है, माइक का करके बोलेगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, इको होगा, एक जगह बैठेंगे। कुछ बोल रहे हैं क्या सर? हाँ, बोल रहे हैं कि आपके अगल बगल में दूसरे लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा उसको म्यूट करवा दीजिए, क्योंकि आपका माइक और उनका माइक दोनों का माइक स्टार्ट रहेगा, तो इसमें ट्रेनिंग में इको होता है, इस वजह से कई लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था। सर अभी आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है, बिल्कुल आवाज क्लियर है, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। अपने पास समय भी हो गया, 2:32 हो गया है, समय बहुत कम है हम लोग के पास। फिर थर्ड सेशन भी लेना है, और अब मजे की बात है कि थर्ड सेशन में दिनेश सर है, वो भी आके बैठे हुए हैं, तो वो बहुत बेताब है कि आप लोग को अपना ज्ञान दें, तो इसलिए पहले सर का ज्ञान ले लिया जाए, भूषण सर का। भूषण सर का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, आप लोग रेडी है ना? ओके सर। चलिए, ओके, ठीक। भूषण सर, इसमें दिखता है? हाँ, इसमें या इसमें? ठीक है। हेलो, नमस्कार। ठीक है, हेलो, नमस्कार। रिप्लाई करिए आप लोग।
नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर आवाज आ रहा है सर, नमस्कार। ये आज बजट बताना है, बजट के बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो ये जानना है हम लोगों को कि रेलवे बजट क्या है। रेलवे बजट क्या है? तो रेलवे बजट रेल की आय एवं व्यय के आय का स्टेटमेंट होता है, एनुअल स्टेटमेंट। और उसमें रेलवे बजट में तमाम जो इनकम है डिटेल्स वार रहता है, और तमाम जो एक्सपेंडिचर है वो भी डिटेल्स विद डिटेल्स रहता है। तो ऐसे बजट की परिभाषा हम लोग बोले तो बजट का जो परिभाषा है वो ये है कि रेल की आय एवं व्यय का एक विवरणी, एनुअल विवरणी है, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि संभावित ये जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हमारे कितने इनकम हो रहे हैं डिटेल्स में और कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इन डिटेल्स। तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है, जो रेलवे के तमाम आय एवं व्यय को दर्शाती है। बजट बनाना, चूंकि भारत की जो भारतीय रेल है वो एक सरकारी संस्था है, और सरकारी संस्था में भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं वो पार्लियामेंट जो हमारा है, संसद है, पार्लियामेंट धन के मामले में पार्लियामेंट को ही पूरी पावर दी गई है। चूंकि डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पार्लियामेंट को ही पूरा पावर होता है कि धन का सरकारी संस्थाओं में जो धन आते हैं और जो धन व्यय किए जाते हैं उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण पार्लियामेंट को होता है। तो ये जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में आर्टिकल 112 है, उसमें प्रावधान किया गया है कि प्रति साल एक बजट पेश किया जाएगा, और बजट स्टेटमेंट जो बजट है पार्लियामेंट के द्वारा पारित होगा, वोटेड होगा, और उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित है, स्वीकृत है, वोटेड है, उस बजट को ही, उसमें और भी पोर्शंस है, जैसे कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर चार्ज भी रहता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। तो उसको बजट को पार्लियामेंट से जो अप्रूव हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, तो उसको हम लोग रेलवे, ये पार्लियामेंट रेलवे बोर्ड को ऑथराइज कर देता है, तमाम मंत्रालय को एज ए बजट। बजट की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो आप बजट देख रहे हैं, जनरल फाइनेंस और रेल मंत्रालय का बजट इंक्लूड कर दिया गया है। इसके पहले जो बजट होता था बहुत सालों तक, 1924 लगता है कि 24 में सेपरेशन कमेटी हुई थी, तो 1924 में जो एक्वार्ड सेपरेशन कमेटी हुई थी, उसके बाद लगभग 27-28 के आसपास से वो बजट सेपरेट किया गया था रेल बजट जनरल बजट से, और वो हाल तक चला। विगत कुछ साल पहले रेल बजट को पुनः जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया। तो आज के डेट में हमारा जो रेल मंत्रालय का जो बजट होता है वो मांग संख्या 84 के अंतर्गत आता है। भारत सरकार जनरल मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय हैं, उसमें हमारा एक रेल मंत्रालय है। तो मांग संख्या, अब पहले क्या होता था, मांग अलग, डिमांड नंबर अलग होता था, डिमांड 116 होते थे, वो सब एक तरह से खत्म हो गए हैं। अब आज के डेट में मांग संख्या 84 जो है, डिमांड नंबर 84, वो रेल मंत्रालय का मांग है, और इसके इंटरनल जो है वो सब
मेजर हेड और सब मेजर हेड में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो अभी हम लोग खैर बजट पर चल रहे थे। तो ये अब बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। अब बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, बजट बनाने की प्रक्रिया कहा जाए तो ये रिवाइज एस्टिमेट के समय ही इनकमिंग ईयर का जो बजट बनना है वो चालू हो जाता है। रिवाइज एस्टिमेट, ऑनगोइंग ईयर का जो रिवाइज एस्टिमेट बनता है उसी समय उसको RENB कहा जाता है, रिवाइज एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट ऑनगोइंग ईयर का और बजट एस्टिमेट जो है वो इनकमिंग ईयर का, मतलब इनकमिंग ईयर का। तो अगले साल का बजट रिवाइज एस्टिमेट के समय ही हम लोग अगले साल का बजट बनाने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। और ये रिवाइज एस्टिमेट जो आजकल लगभग सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, रिवाइज एस्टिमेशन का प्रक्रिया। तो और ये बजट रिवाइज एस्टिमेट का एक फॉर्मेट है। बजट एस्टिमेट का भी एक फॉर्म निर्धारित रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ये बनाया जाता है। इतना ध्यान रखना है कि बजटरी स्टेज, हमारे यहाँ जो बजटरी स्टेज है, अब मेनली 3 स्टेज बचे हुए हैं। बजटरी स्टेज एक BG हो गया, रिवाइज एस्टिमेट हुआ, RG जिसको बोलते हैं, रिवाइज एस्टिमेट। अब रिवाइज एस्टिमेट और RG, अब कहेंगे कि ये दोनों मिलता जुलता चीज, रिवाइज एस्टिमेट और रिवाइज ग्रांट। तो हम लोग जो बोर्ड को मांगते हैं रिवाइज एस्टिमेट में, वो एक तरह से रिवाइज एस्टिमेट उसको कहा जाता है। और वही जब बोर्ड अप्रूव कर दिया पार्लियामेंट के द्वारा या जैसे भी हो, बोर्ड अप्रूव करके हमको जब दे देता है तो वही ग्रांट हो गया। तो RE और RG कंफ्यूजन जरा हो जाता है, वो RE क्या है, RG क्या है दोनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हालांकि आजकल देखते हैं कि बोर्ड जो देता है उसको RG न लिख के RE भी लिख देता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि रिवाइज ग्रांट मींस, रिवाइज एस्टिमेट का मतलब हुआ जो हमने भेजा, बोर्ड एस्टिमेशन है, एस्टिमेट मांगा हमने कि हाँ हमको इतना ऐसे ऐसे चाहिए इस प्लानेट में, इस डिमांड में। तो वो जब ग्रांट होकर के बोर्ड से आ जाती है, बोर्ड हमें जो ग्रांट करता है, दे देता है खर्च व्यय करने के लिए, तो वो रिवाइज ग्रांट हो जाता है। तो वो ये तीनों स्टेज में यही चलता है। बी भी है, बी का मतलब क्या हुआ, बजट एस्टिमेट। तो हम लोग RE के समय जो RENB करते हैं वो बजट एस्टिमेट है, मतलब हम लोग मांग रहे हैं, एस्टिमेशन है। एस्टिमेट एस्टिमेशन से बना है एस्टिमेशन। तो जब वो एस्टिमेशन हम लोग मांग करेंगे बोर्ड से, बोर्ड के द्वारा जो अनुमत हो जाता है, हमें मिलता है, तो वो ग्रांट के रूप में मिलता है। वो अब वो इंटरनल बोर्ड की प्रक्रिया है, पार्लियामेंट से अपना अप्रूव कराता है, लेकिन हमको बोर्ड से आता है, हम उसको ग्रांट के रूप में लेते हैं। तो वो REN RG, मतलब ये BEN BG, FME एंड FG, ये टर्म जो है जरा ये है कि फाइनल मोडिफिकेशन एस्टिमेट, वो फाइनल मोडिफिकेशन एस्टिमेट वाला भी जो मैटर वैसी है, जो रेलवे द्वारा फाइनल मोडिफिकेशन एस्टिमेट जो बनाया गया, एस्टिमेशन जो बनाया गया, जो मांग किया गया है, वो FME कहा जाता है उसको। और जो फाइनल ग्रांट मिल गया, अभी जो हाल में भी मिला है फाइनल ग्रांट 21-22 का मार्च से मिला हम लोगों को, तो वो फाइनल ग्रांट में आ गया। तो उसके पहले हम लोग जो दिए थे वो फाइनल मोडिफिकेशन एस्टिमेट था, या फाइनल एस्टिमेट इसको कहा जाए। उसी तरह से बजट एस्टिमेट, तो ये हम लोग बता रहे, देख रहे थे कि बजट एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट के समय ही इनकमिंग ईयर का बजट एस्टिमेट की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब ये बजट एस्टिमेट अपने निर्धारित प्रोफॉर्मा में बनाई जाती है हर चीज के लिए। ये हमारा ग्रॉस रिसिप्ट के लिए बजट एस्टिमेट बनता है, हम वर्किंग एक्सपेंसेस के लिए बजट एस्टिमेट बनाते हैं, हम पेमेंट वर्क लाइन्स के लिए, वर्क्स एक्सपेंडिचर के लिए, सिविल एक्सपेंडिचर के लिए, सारे के लिए अलग अलग वे में अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है सबका। अर्निंग्स के लिए हम लोग अलग बजट बी बनाते हैं,
अब वो अर्निंग्स में फिर जो है वो XYZ सबका अलग अलग है। माल यातायात, यात्री यातायात, माल यातायात, यात्री यातायात में भी क्लास वाइज बनता है। ऐसा नहीं कि एज ए घमंजा बन गया, सब सिस्टमेटिक है। जनरल फेयर, AC, स्लीपर, फर्स्ट क्लास AC, सेकंड क्लास स्लीपर, सारे क्लास वाइज बनाए जाते हैं, एस्टिमेशन किया जाता है। और उसी तरह से माल यातायात में भी फिर ये जेड जो हुआ XYZ अर्निंग, सन्ड्री अर्निंग्स वगैरह का भी क्लासिफिकेशन, उसमें भी क्लासिफिकेशन है। सन्ड्री ऐसा नहीं कि सन्ड्री अर्निंग्स में हम लोग सब रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा है, उसमें टेलीग्राफ, रेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, कैटरिंग, ग्रास, साइडिंग, सैलून, सारे हेड्स हैं उसके अलग अलग, उसके अनुसार सब में एस्टिमेशन किया जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बजट है, बजट रिवाइज ग्रांट के समय बनती है और इसको निर्धारित प्रोफार्मा में बनाया जाता है। अब बजट बनाने का जो मूल आधार क्या है, बजट आप जो बनाएंगे तो उसका एस्टिमेशन करेंगे। मेन एस्टिमेशन है हमारा, एस्टिमेशन खास करके वर्ष एक्सपेंडिचर जो होता है, जो कैपिटल, आजकल कैपेक्स वर्ड दिया गया है उसको, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही कैपेक्स वर्ड दे दिया गया है, एक बड़ा प्रचलित टर्म है रेलवे बोर्ड का हाल का। कैपेक्स मतलब कैपिटल से संबंधित जो एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल कहते हैं। तो वर्ष एक्सपेंडिचर ही है। अब ये जो वर्ष एक्सपेंडिचर है, इसका जो बजटिंग होता है, इसका जो बजट एस्टिमेशन होता है, वो बड़ा मतलब एक साइंटिफिक प्रोसेस में होता है। बजट एस्टिमेशन मतलब जो सिस्टम है उसका एक परफॉर्मा है। परफॉर्मा में आप देखेंगे कि बजट एस्टिमेशन का जो परफॉर्मा है लास्ट ईयर, उसमें पिछले साल का आरी का एक्चुअल, पिछले साल का भी ब्यौरा उसमें वर्णित रहता है। साउंड गायब हो गया है सर, साउंड नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज मुट हो गया है। सर आवाज नहीं आ रही है। साउंड नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ जाएगी। देखिए आवाज कट गया सर। हाँ हाँ, बजट बनाते समय हम लोग ये देखते हैं कि पिछले साल का अनुभव को हम लोग उसमें हासिल करते हैं। पिछले साल का अनुभव जो लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर हुआ, लास्ट ईयर जो हमारा शंभू सर लगते हैं वो नहीं इधर। अच्छा, लास्ट ईयर जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, तो लास्ट ईयर के हमारा एस्टिमेशन था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, उसके अनुभव को हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या रहा। लास्ट ईयर हमने एस्टिमेशन किया था, एक्चुअल कितना हुआ। और इस करंट ईयर में हमारा पिछले जो भी मतलब पिछले साल तक का, पिछले महीने तक का खर्च है, एक्चुअल खर्च है, उसको देखते हैं। और इसके साथ ही हम एक्टिविटीज को आंकते हैं। हमारा जो इंजीनियर्स हैं, हमारा जो हर प्लानेट नोडल बजट अफसर होता है कैपिटल में, खास करके आप देखेंगे कि कैपिटल में अब थोड़ा सा ये कैपिटल में मतलब होता क्या है, कैपिटल जो है उसमें हमारा कैपिटल में जो हेड्स हैं, कैपिटल के जो हेड्स हैं वो प्लान हेड्स में बटे हुए। कैपिटल के जितने कैपिटल के ये प्लान हेड्स में बटे हुए हैं। ये देखिए क्या है, ये प्लान हेड और ये सब हेड क्या है, हर चीज को सिस्टमेटिक बंटवारा किया गया है, सिस्टमेटिक बांटा गया है। ये हमारा CGA जो होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बंदा चीफ एक तरह से बैठा रहता है। हमारा फाइनेंशियल माने अकाउंटिंग सिस्टम का ही इज द हेड। रेल मंत्रालय ही नहीं, सारे मंत्रालयों का हेड है वो CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स।
इज द नोडल अफसर। वो नोडल अफसर होता है कि कौन सा हेड आएगा, कौन सा हेड जाएगा, उसका क्या होगा, सारी की सारी प्रक्रिया की। ऐसा नहीं है कि रेल अपने मन से कोई प्लान हेड बना देगा, रेल अपने मन से कोई प्लान हेड हटा देगा। पता है सीजीए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, वो इन सारे मामलों के हेड होते हैं, उनको एक बनाया गया है और वो तय करते हैं कि कौन सा प्लान हेड का होगा, क्या नाम होगा, इसलिए कि ये सब इंटरलिंक्ड है। हमें लगता है कि हम रेलवे में हैं, लेकिन इंटरलिंक्ड है। इंट्रा मिनिस्ट्री बहुत सारे चीज लिंक्ड होते हैं और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से उसका तात्पर्य होता है। जो भी हम प्लान वे में खर्च करते हैं तो वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये जुड़ा हुआ रहता है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया छोटे मोटे खर्चों को नहीं लेती है, लेकिन बड़े बड़े हमारे एस्टिमेट्स जो होते हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत मेजर हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव होते हैं। हम लोग को पता नहीं चलता है, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेल मंत्रालय है, वो उसको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल वगैरह लेता है। तो कहने का ये मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारा जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर है वो विभिन्न प्लान हेड्स में बटा हुआ है, सिस्टमेटिक बना हुआ है। अब प्लान हेड्स, हमारे यहाँ प्लान हेड्स का डिजिटाइजेशन किया है, डिजिटल किया गया है। अब हम लिखेंगे प्लान हेड, अगर लिखना होगा तो हम प्लान हेड, जैसे न्यू लाइन से नया लाइन बन रहा है साहब, तो उसका एक डिजिट दे दिया गया, हेड एलोकेशन दे दिया गया 1100। अगर हम लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये न्यू लाइंस का हो गया। इसका मतलब न्यू लाइंस जैसे 1100 है, हमारा न्यू लाइंस है, गेज कन्वर्सन है, ये सब प्लान हेड्स हैं। बजट में ये यही सब आधार हैं कैपिटल के बजटिंग के। न्यू लाइंस 1100 है, गेज कन्वर्सन 1400 है, बीच में भी और भी है 11, 12, 13 भी है, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा रेलवे से संबंधित हम लोग को नहीं है। जो रेलवे से अभी संदर्भित प्लान हेड्स हैं उसी की बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारे जोनल रेलवे से रिलेटेड रहता है, जिसका हम लोग डीजी आरजी वगैरह बनाते हैं। 1400 हुआ गेज कन्वर्सन हुआ, 1500 डबलिंग हो गया। हमारे डबलिंग होते हैं, अब डबलिंग का मतलब हो सकता है आप लोग नए हैं, बहुत सारी चीज को नहीं समझ रहे हो। न्यू लाइंस मतलब क्या हुआ, नया लाइन बनना। न्यू लाइंस जो बन रहे हैं, नए लाइंस बन रहे हैं, वो न्यू लाइंस 1100 हो गया। गेज कन्वर्सन, गेज कन्वर्सन मींस गेज कन्वर्सन। हमारे ये रेलवे जो है मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, तो अभी क्या है हमारे यहाँ सारे गेज को खत्म किया जा रहा है। बहुत पहले था, एक रूपता लाई जा रही है कि अब हमारा ब्रॉड गेज ही रहेगा साहब, वो मीटर गेज, नैरो गेज की उससे बहुत सारी दिक्कतें होती थी, उतने जानने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें होती थी, सबका अलग अलग ट्रैक रहता था, अलग अलग रेलगाड़ी चलता था, एक दूसरे में वो इंटरलिंक्ड नहीं हो पाता था। मीटर गेज है तो मीटर गेज की गाड़ी ब्रॉड गेज पर नहीं जाएगी, वहां से रुक जाएगी। तो एक समय था जब चला, आज के डेट में यूनिफॉर्मिटी हो गया, ब्रॉड गेज हो गया। तो अभी भी कहीं कहीं बहुत सारे हैं, लगभग बहुत सारे खत्म कर दिए गए हैं, स्टिल कुछ बचे हुए हैं। तो गेज कन्वर्सन का काम भी रेलवे बहुत तेजी से लिया, तो गेज कन्वर्सन हुआ। डबलिंग हुआ, डबलिंग मतलब क्या, एक ट्रैक है उसी के बगल में हम डबल ट्रैक कर रहे हैं, डबल है ट्रिपल ट्रैक कर रहे हैं, ये डबलिंग इसको कहा, नाम दिया गया डबलिंग। ये बहुत रेलवे के मतलब कि इकोनॉमिकल वे में है। अब सोचिए कि रेल का एक ट्रैक है, पटना से गया रेलवे लाइन चल रही है, पटना गया रेलवे लाइन है। अब हमको एक्टिविटीज हमारा बढ़ रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज हमारा बढ़ रहा है, ट्रैक माल या पैसेंजर जो भी हो, तो हम क्या करेंगे, अब अलग एक लाइन, अगर हम पटना गया लाइन के समानांतर एक अलग लाइन हम 5 किलोमीटर खींच दें अलग से, तो बहुत मेरे लिए कॉस्टली पड़ेगा, लैंड कॉस्टली होगा, उसका मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें आने वाले हैं। तो हमारे पास जो लैंड है, जो हमारा क्रेज है, उसी के बगल में एक और पटरी बिछा दिए, ये डबलिंग हो गया, माने डबल पटरी हो गया। तो हमारा बहुत इजी वे में हमारा खर्च बहुत माने 1/3 में आता है। अगर आप एक सेपरेट लाइन बिछाते हैं, अगर आप डबलिंग कर देते हैं तो 1/3 खर्च है, अप्रोक्स देखा गया, लगभग बहुत कम खर्च में हम अगर सेपरेट लाइन बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। डबलिंग अभी हमारे यहाँ जहां भी ट्रैक है, लगभग हमने एक्वायर्ड कर रखा है, बहुत जगह है हमारे पास ट्रैक, जहां हम डबल ट्रिपल लगभग हर जगह कर सकते हैं, ट्रैक बिछा सकते हैं। तो डबलिंग की प्रक्रिया को दिया गया कि भाई रेलवे में ये सब प्रायोरिटी वर्क, गेज कन्वर्सन, डबलिंग,
इससे रेलवे इकोनॉमिकल वे में अपनी मतलब बढ़ोतरी कर सकता है अपनी ट्रैफिक यातायात। फिर डबलिंग हुआ। टैग ये आपका प्लानेट 16 है। प्लानेट 16 क्या है? यार्ड रिमॉडलिंग है। 17 प्लानेट कंप्यूटराइजेशन है। ये सारे ये जरूरी है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ये सब आपको जानना पड़ेगा कि कंप्यूटराइजेशन क्या है। 21 रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम है। 22 छोड़ दीजिए डिविडेंड का है, ये डिविडेंड नहीं है, ये आइए लीज चार्जेज वगैरह। लीज रीपेमेंट का है सर। क्या? लीज रीपेमेंट। लीज रीपेमेंट, हाँ वो 22 में आता यस है। सर। प्लान जो 22 है वो रेलवे जो पैसा जो लेती है ना, वो रेलवे के पास जो एसेट आता है लीज वगैरह पर, बहुत सारे रेलवे के पास, अब उसको आपको समझना होगा, रेलवे के पास बहुत सारे संसाधन की भी कमी है। हमको जितना पैसा चाहिए रेल को मैंने बढ़ोतरी के लिए उतना पैसा है नहीं, तो हम लोग बहुत सा चीज लीज पर भी लिए हुए हैं, तो लीज क्या उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो उसी के लिए एक प्लानेट 22 बनाया गया है, 22 लीज पेमेंट के लिए। तो वो कैपिटल ही है, कैपिटल में आता है, इसलिए 22। फिर आपका मेजर जो प्लानेट है 29 है। 29 जो है 30 है, आरओबी कहा जाता है। 29 जो है वो क्रॉसिंग ओवर ब्रिज, क्रॉसिंग ट्रैक, रोड ओवर ब्रिज, आरओबी और आर अंडर ब्रिज है सर। आरओबी और आरयूबी एंड रोड अंडर ब्रिज। हाँ वो प्लानेट 30 में आता है। जी जी। प्लानेट 30 में आता है। फिर उसके बाद 32 है। 32 क्या आवाज है? नहीं आ रहा है। ब्रिज बक्स है सर, 32 ब्रिज बक्स। हाँ, तो रेलवे के जो जितने भी ब्रिज हैं, रेलवे में जो ब्रिज वर्क संबंधित निवेश होते हैं, खर्च होते हैं, वो प्लानेट 32 में होते हैं। अब एक जानकारी की मैं बता रहा हूँ, आप जो ये पटना दीघा पटना जो पाटलिपुत्रा से बीच जो लाइन बनी है, बहुत कंफ्यूजन है, उसको लोग समझते हैं कि ब्रिज है, वो ब्रिज नहीं है, वो न्यू लाइन है। मतलब ये जो पटना दीघा लाइन है वो ब्रिज नहीं है, वो न्यू लाइन है, नया लाइन बन गई ना, वो सिंपल ब्रिज नहीं है, वो नया लाइन बना है। तो खैर एक बात मैं बोल रहा हूँ, तो वो जो ब्रिज है, ब्रिज से संबंधित जो निवेश होता है वो प्लानेट 32 के अंतर्गत आता है। 33 क्या है? प्लानेट 33 कंप्यूटराइजेशन है, सिस्टमेटिक बना हुआ है। ये जो मतलब प्लानेट से बने हुए हैं 33 प्लानेट्स क्या है? कंप्यूटराइजेशन है। फिर 35 आ गया, क्या नहीं है सर? सॉरी कंप्यूटराइजेशन नहीं है, वो सीएसटी कंप्यूटर 17 है। 17 है, कम्युनिकेशन है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन। हाँ नहीं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सीएसटी दोनों को देखते हैं ना, सीएसटी देखते हैं, वो कंप्यूटराइजेशन 17 है, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है ना, एसएनटी वर्क 33 में आता है। प्लानेट 33 जो है एसएनटी से रिलेटेड जितने भी वर्ष निवेश हैं वो सब प्लानेट 33 में आते हैं। 35 है प्लानेट 35 रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, तो जनरली रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पैसा जाता है वो जूनियर रेलवे में नहीं रहता है, इसके लिए एक अलग बना हुआ है। इलाहाबाद में आरी का एक संस्था है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे कोड जिसको कहते हैं, तो वो उसको जाता है। वो जो है वो थोड़ी बहुत खर्च प्लानेट 35 के अंतर्गत रेलवे को माइनर थोड़ा बहुत रहता है, अदरवाइज ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का हो जाता है। वो पूरा रेलवे बोर्ड सारे के सारे पैसे को प्लानेट 35 का वो कोर को दे देती है। फिर एक 36 आ जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है अदर देन रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा भी बड़े बड़े रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम होते हैं, तो उसके लिए प्लानेट 36 है। 37 प्लानेट डिलीट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। प्लानेट 37 हैज बीन डिलीटेड रिसेंटली बाय बोर्ड। हाल के वर्षों में, मतलब 1-2 साल पहले प्लानेट 37 डिलीट कर दी, इसकी आवश्यकता नहीं समझी। इसके बाद आपको प्लानेट 41 आ जाता है।
42 आ जाता है प्लानेट, वर्कशॉप मॉडर्नाइजेशन का प्लानेट। अब उसके बाद प्लानेट 51 जो मेजर प्लानेट्स हैं, स्टाफ एमिनिटीज के फंड है ये सब, ये पैसेंजर, ये प्लानेट 51, प्लानेट 52, प्लानेट 52 डिलीट कर दिया गया है। क्या एक्सक्यूज मी सर, क्या बोल रहे हैं? सर पैसेंजर एमिनिटीज प्लान एड 53 में है सर। 53, हाँ वो प्लानेट 52 जो था वो डिलीट कर दिया गया है। प्लानेट 53 पैसेंजर एमिनिटीज, पैसेंजर एमिनिटीज का मतलब क्या हुआ है कि स्टेशन पर या स्टेशन से संबंधित अन्य जगहों पर पैसेंजर्स के एमिनिटीज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, जैसे लिफ्ट लगाना हुआ, यूटिलिटी का हुआ, और भी बहुत सारे मतलब कार्य होते हैं, तो इन सारे वर्क को वो पैसेंजर एमिनिटीज के ये प्लानेट 53 के अंदर रखा जाता है। फिर इसके बाद आपका जो मेजर प्लानेट है जो रेलवे के यूज में रहता है 53 के बाद, वो प्लानेट 64 आ जाता है। प्लानेट 64 क्या है? एक मिसलेनियस टाइप का फंड दे दिया गया है। प्लानेट 64 मिसलेनियस वर्ष के लिए, जैसे अब जीएम ऑफिस का स्थापना हुआ, रेलवे बोर्ड ये जो ईसीआर बना, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है रेलवे का। अब ये किसी में आता नहीं है, तो इसके ऐसे वर्ष के लिए स्पेशल वर्ष, मिसलेनियस स्पेशल वर्ष करके एक प्लानेट 64 दिया गया। इसमें ऐसे ही वर्ष आते हैं, जैसे स्थापना किसी रेलवे के मुख्यालय का स्थापना हो गया, तो इसी रेलवे का स्थापना हुआ है प्लानेट 64 में हुआ। फिर रिसेंटली अभी हाल में एक प्लानेट आया है 65, हाल के वर्षों में आया है, 1-2 साल पहले आया है, प्लानेट 65 बनाया गया है। ये क्या है? एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग पर वो क्या हुआ कि हमारे यहाँ मतलब ट्रेनिंग को हम लोग ने वो एक रेवेन्यू नेचर का खर्च माना था, ट्रेनिंग पर अहमियत कम थी। बोर्ड ने ये समझा कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्स जो है इसको ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, इससे मतलब रेलवे को बहुत फायदे मतलब फायदे होते हैं, और इस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई, ये एक तरह से गेनिंग का एक्सपेंडिचर है। अगर हमारा स्टाफ हाईली टेक्नोक्रेट हो जाए, ट्रेंड हो जाए, तो जो काम वो 8 घंटे में करता है वो 4 घंटे में कर देगा, तो रेलवे को इससे लाभ होगा। इसीलिए ट्रेनिंग को एक विशेष महत्ता देते हुए हाल के वर्षों में हमारी सरकार ने, हमारे रेलवे ने मतलब एक अलग इसका हेड ऑफ एलोकेशन एचआरडी बना दिया, और नया एक हेड दिया 65 प्लानेट, ये इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी कहते हैं। इसमें हमारे ट्रेनिंग के संबंध में जो भी व्यय आएगा, अभी हाल में दानापुर में खर्च हो रहा है, बनाया जा रहा है, और भी ड्राइवर के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या और भी बहुत सारे मतलब स्किल्ड वर्कर्स या जो भी रेलवे से रिलेटेड है, हमारा जो जेटीएस है, जेटीएस जोनल ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है, वो सब, उसमें भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह जो हो गया, वो प्लानेट 65 के अंतर्गत होंगे। तो मतलब ये नया प्लानेट बना है 60। अब उसके बाद जो प्लानेट्स हैं वो 3 प्लानेट और बचता है 65 के बाद। हालांकि बीच में और भी प्लानेट्स है, ऐसा नहीं है कि उसमें प्लानेट 61-62 है, वो रेलवे से मतलब जोनल रेलवे से संबंधित DNDBS वगैरह से है। तो प्लानेट 71, 72 एंड 73 हाल के वर्षों में इसको एक नया टर्म दिया गया, वर्ष इस पूरे प्लानेट को बांट दिया गया 2 भाग में। जितने आप देख रहे थे प्लानेट 11 से 73 तक मैं बोल रहा हूँ, 73 तक, 71, 72, 73। 71 क्या है? स्टोर सस्पेंस है। 72 क्या है? वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस है। 73 क्या है? MSC है, मिसलेनियस एडवांस। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, केवल मिसलेनियस एडवांस नहीं, मिसलेनियस एडवांस 2 चीज है, वो रेवेन्यू भी हो जाता है। तो केवल आप मिसलेनियस एडवांस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। मिसलेनियस एडवांस मींस व्हाट? मिसलेनियस एडवांस कैपिटल MSC, तब जाकर ये आपका पूरा होगा प्लानेट 73। केवल मिसलेनियस एडवांस लिखिएगा क्या?
सर फिर से बोलिए तो ये प्लान एड 73। हाँ, मिसलेनियस एडवांस कैपिटल इसका पूरा नाम है। मतलब Miscellaneous कैपिटल Advance एडवांस कैपिटल, एमएससी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एमएससी। मतलब कि मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू में भी होता है, उसको एमएआर कहा जाता है, मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू, वो बिल्कुल अलग चीज हो गया। ये मिसलेनियस एडवांस कैपिटल है, मिसलेनियस एडवांस कैपिटल एमएससी, ये प्लान हेड 73 है। इसके लिए ये एक सस्पेंस हेड है। अब इसकी एक अलग ये डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ये मिसलेनियस एडवांस कैपिटल आज के डेट में यूटिलाइज नहीं है हमारे यहाँ, इस रेलवे, हमारे रेलवे में, ईसीआर में। मैं समझता हूँ कि चूंकि बजट में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लगभग 7-8 साल से इसमें कोई खास ट्रांजैक्शंस नहीं है, न कोई जरूरत पड़ती है। तो ये पहले क्या होता था ना कि वो हमारे यहाँ सिलाई फैक्ट्री वगैरह रहती थी, समझे, सिलाई फैक्ट्री जो वर्दी उर्दी बनता था रेलवे की, तो कारखाने में बनता था, तो उसमें उसकी आवश्यकता पड़ती थी, वो एमएससीबी की। लेकिन अब वो सब खत्म हो गई, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। विगत सालों से, कितने सालों से इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं आता है, ना हम लोग कोई मांग करते हैं। तो ये एक तरह से मृत प्राय हेड है। हाँ, लेकिन कैपिटल से रिलेटेड अगर वैसा हेवी व्यय जिसका हमें पता ही नहीं है कि किस हेड में जाएगा, तो आज भी इसका यूटिलाइजेशन हम लोग एमएससी में कर सकते हैं। जैसे कैसे मिसलेनियस हमारा रेवेन्यू है, कुछ नहीं पता है भाई किस हेड में जाएगा, बहुत जरूरी अर्जेंट है, इमीडिएट करना है, तो चलो इसको एमईआर में तत्काल डाल दो, एमईआर में कर लेते हैं, फिर बाद में उसका हम लोग फाइनल हेड ऑफ एलोकेशन करके ट्रांसफर कर देते हैं। उसी तरह ये आज भी यूटिलाइज हुआ है, हम लोग 7-8 साल पहले किए हैं। वो झारखंड में कुछ अरबों का निपटारा करना था, जमीन का, पता नहीं लैंड का था, तो उसमें हम लोग उसका भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है। खैर उससे मतलब नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आज भी लेकिन मिसलेनियस कैपिटल का, कैपिटल से रिलेटेड ऐसा कभी कोई आ जाए जिसका हमको एलोकेशन पता नहीं है कि कहाँ पर ये जाना चाहिए, कहाँ, लेकिन अर्जेंट है, इमीडिएट इसको खर्च करना है या इसके संबंध में काम करना है, तो हम लोग एमएससी में उसको कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन प्रावधान है। एनीहाउ, तो ये जो हमारा जो आप देखें कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, वर्ष प्लान और दूसरा क्या है, वर्ष प्लान और उसको क्या बोलते हैं स्टोर वाले, इन्वेंट्री। हाँ, आज के डेट में पूरे प्लान हेड के खर्च को हम लोग 2 भाग में बांट दिए। वर्ष प्लान मतलब जानते हैं कहां से आ गया, प्लान हेड 11 से लेकर के 65 तक का जो भी व्यय हो रहा है वो वर्ष प्लान के अंतर्गत आता है। और प्लान हेड 71 से 73, 71, 74, 73 ये इन्वेंट्री, इसको नाम नया टर्म दिया गया इन्वेंट्री। इसमें भी अभी हो सकता है 2 मिनट बाद अभी अगर वो बंद हो जाता है, सेशन हो जाता है, फिर से आप सब लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। 1 मिनट के अंदर में हो सकता है कि बंद हो जाएगा, तो फिर से रीज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। इसके तो लिए ये सर, जो, हाँ बोलिए सर प्लान हेड के बारे में बताएं कि प्लान हेड 11 से लेकर 65 तक, हाँ, इसको वर्ष प्लान कहा जाता है, इसको वर्ष प्लान नाम दिया गया है, वर्क्स प्लान नाम दिया गया है। तो सर हाँ, मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है कि प्लान हेड 11 से शुरू कर रहे हैं और 65 तक जा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद उसके जो इन्वेंट्री एक्सपेंस में है वो 71 से शुरू कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद है भी नहीं। आप 71, 65 के बाद फिर पीछे कोई ऐसा प्लान नहीं है जो रेलवे से कंसर्न पड़ता है, वो 71 ही है। हम लोग बजट बनाते हैं, बजटिंग करते हैं, आप बजटिंग में देखिएगा कहीं कहीं, तो प्लानेट 65 के बाद 71, 72, 73। आजकल बजट की प्रक्रिया में थोड़ा सा पहले नहीं था, देख रहे हैं कि चेंज कर दिया है, वर्ष प्लान अलग कर दिया, इन्वेंट्री अलग कर दिया। इन्वेंट्री मतलब क्या, हमारा जो मटेरियल है, तो आप देखेंगे कि प्लानेट 73-1 में भी क्या है, स्टोर है, स्टोर है। प्लानेट 72 में वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में भी क्या रहता है, स्टोर ही रहता है, उसी का हम लोग स्टोर के थ्रू निर्माण करते हैं। अब प्लानेट 73, तो मेरे कहने का यह मतलब कि 2 भाग में बांटा गया। वर्ष प्लान, अगर एक वर्ड आ जाता है वर्ष प्लान मीन्स व्हाट,
तो प्लान हेड 11 से 65 के बीच में आप देखेंगे, यहाँ हम लोग जो ट्रांजेक्शन बोर्ड में जाते हैं, हम लोग भेजते हैं तो इसी तरह से भेजते हैं। वर्ष प्लान मतलब 11 से 65 तक का जो खर्च है वो वर्ष प्लान, और 71, 72, 73 को, हालांकि दोनों कैपेक्स में ही है, दोनों ऑल आर अंडर प्लान हेड, प्लान एक्सपेंडिचर कैपेक्स में ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन उसको बांट दिया गया। अब एक चीज और मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो हम लोग पहले आप लोग देखते होंगे, कोड में भी होगा, पुराना किताब वगैरह में भी होगा, तो ये जो अभी रेलवे बोर्ड जो है ना, वो एक इस संबंध में वो ये चेंज किया है कि हमारे यहाँ जो डिमांड नंबर पहले 1 से 16 तक होता था, पहले पुराने आप जो भी देखेंगे आज से 3-4 साल पहले से, तो डिमांड आपको डिस्टर्बेंस हो गया, बट बहुत क्लास इज गोइंग ऑन वेरी वेल। और आई थिंक साउंड का आपको राम मिलन जी, आपको स्पेशल आपसे हमको प्रॉब्लम है क्योंकि आपके अगल बगल में या तो दूसरा पीसी है या आप 2 मोबाइल से ज्वाइन किए हुए हैं या आपके बगल में कोई दूसरा बंदा है, आपके वजह से पूरा इको होता है, क्लास में इको होता है, तो प्लीज थोड़ा सा उसको मेंटेन करिए। थोड़ा अलग, हाँ अलग रखिए, दोनों अगर थोड़ा डिस्टेंस में बैठेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। या अगर एक ही सिस्टम से ज्वाइन किया है तो वहाँ एक ही, या मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी, या मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से करिएगा तो इको होगा ही होगा। तो इको हो जा रहा है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। ठीक सर। हाँ, तो ये हम लोग ये बता रहे थे कि हमारा जो प्लानेड एक्सपेंडिचर है उसके मतलब पहले क्या होता था, डिमांड में होता था 1 से 16, मतलब प्लानेड ही नहीं, सारे हमारे व्यय जो होते थे प्लानेड ये डिमांड के अनुसार होते थे। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता था डिमांड 16 में आता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड 16 में, तो 1 से स्टार्ट होता था, डिमांड नंबर 1 से 16 तक हमारे सारे व्यय डिमांड नंबर 1 से 16 तक के रहते थे। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, थोड़ा एक चीज का जानना यह है कि उसको अब हमारे यहाँ कहें तो डिमांड नंबर 84 हो गया, वो रेल मंत्रालय का एक ही डिमांड नंबर अगर कहेंगे तो रेल मंत्रालय का, भारत सरकार में डिमांड नंबर 84, और बाकी सारी चीज जो हो गए वो मेजर हेड में तब्दील कर दिए गए। अब वो मेजर हेड क्या है, 3001 है। पहले हमारा जो डिमांड नंबर 1 होता था, पहले जो बना हुआ था हमारा पुराना डिमांड, वो डिमांड नंबर 1 से बना हुआ था, डिमांड नंबर 1 से 16 तक। 1 में क्या था, रेलवे बोर्ड था, 2 में क्या था, रेलवे बोर्ड की अनुषंगिक माने कंट्रोल्ड में जो इकाई है, जैसे कि ये राइट्स हो गया या और भी सर्वे हो गया या आरडीएस हो गया, वो सब 2 में आता था। 3 से क्या होता था, हमारा जोनल रेलवे स्टाफ होता था, तो पहले उसको जनरल सुपरिटेंडिंग चार्ज होता था। डिमांड नंबर 3 जो था वो जनरल व्यय होता था, मतलब जीएम डीआरएम वगैरह से रिलेटेड। 4 हमारा जो होता था क्या था, डिमांड नंबर 4, एक नजर जाना जरूरी है कहीं कहीं पर, डिमांड नंबर 4 में क्या होता था, इंजीनियरिंग का व्यय होता था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक 4 में होता था। डिमांड नंबर 5, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लोको। डिमांड नंबर 6, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वैगन एंड कोचेज। डिमांड नंबर 7, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्या, 5 इलेक्ट्रिक वर्क है सर। 5 में डिमांड 5 नहीं, ये लोको का है, इलेक्ट्रिक का नहीं है। डिमांड नंबर 5 लोको, वो इलेक्ट्रिकल लोको हो या डीजल लोको हो, कोई भी रेलवे इंजन से रिलेटेड था वो है, लोको पुराना है। क्या, लोकोमोटिव ना? हाँ, लोको मतलब रेलवे का इंजन हो, लोकोमोटिव, वो इलेक्ट्रिक लोको हो या डीजल लोको हो या किसी भी तरह का सोलर लोको, जो कि अभी आया नहीं, इनकमिंग आने वाला है, तो वो सब डिमांड नंबर 5 में था। 6 में आप बताए, 7 में प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स का रिपेयर मेंटेनेंस था। 8 और 9 ट्रैफिक रिलेटेड खर्च था, 8 और 9 जो था। 10 फ्यूल, उसको फ्यूल डिमांड नंबर, पुराना डिमांड में बोल रहा हूँ, 10 जो था हमारा फ्यूल का था, तेल का, उसमें बिजली भी आता था, जो ट्रैक पर जो बिजली है वो भी तेल के ही उसको
तेल में जो हमारा टैग के लिए एनर्जी जो होता है वो भी उसका डिमांड 10 में था। 11 क्या था? डिमांड प्लान हेड, सॉरी डिमांड 11 पैसेंजर सॉरी स्टाफ एमिनिटीज में था। हमारा जितना हॉस्पिटल से रिलेटेड व्यय होता था, ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस वगैरह मिलता है, डिमांड नंबर 11 मिलता था। 12 में क्या था? मिसलेनियस एक्सपेंसेस था, उसमें आरपीएफ वगैरह भी घुसा हुआ था। मेजर डिमांड 12 में आरपीएफ और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्लेम, ये सारी चीजें थे। अवार्ड वगैरह मिलता था, वो सब 12 में था। 13 में क्या था? पेंशन वगैरह और प्रोविडेंट फंड, ये पैसेंजर सॉरी पेंशनरी बेनिफिट, डिमांड नंबर 13 था। 14, 15, फिर 16। 14 जो था डिविडेंड टू अलग अलग फंड था। 15 में सॉरी 14 में डिविडेंड नहीं था, 14 में था वो एप्रोप्रिएशन फंड। 15 में था डिविडेंड। हाँ हाँ 15 में डिविडेंड था, जो अब खत्म हो गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं। डिविडेंड पहले होता था, आप लोग जब जनरल बजट और रेल बजट मिल गई तो अब डिविडेंड नहीं देना पड़ता, इसलिए उसकी आवश्यकता ही नहीं है। 16 जो प्लान हेड था लास्ट था, और उसी में सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते थे, जो कि अभी हमारा वो मेजर हेड 5002 हो गया है। 5002 और 3 जो प्लान हेड पहले 16 था। क्या सर फिर से बोलिए सर। हाँ हाँ, वो जो पहले प्लान हेड 16 था, वो आजकल उसको मेजर हेड 5002 कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ये कॉमर्शियल 5002 और 3 है। तो 2 जनरली हम लोग जो करते हैं, इसलिए हमारा 5002 से रिलेटेड है, कॉमर्शियल से है। और ये जो ये रेवेन्यू वाला था वो 3000 मेजर हेड 3002-3 हो गया है। यस सर। और जो रेलवे बोर्ड 1-2 था, जो रेलवे बोर्ड रखे हुए था अपने पास, रेलवे बोर्ड का डिमांड नंबर 1 होता था, और रेलवे बोर्ड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट वो, और सर्वे वाला वो डिमांड नंबर 2 में, तो उसको पॉलिसी में वो रेलवे बोर्ड वो 3001 हो गया। तो एक मेजर, हाँ 3001 है। तो इसके अलावा क्या है? अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अब कुछ नए हेड्स आ गए हैं। आपको आरआरएस की एक आया है, पहले पुराना हेड नहीं था, नया हेड है, 2-3 साल पहले बना है। रेलवे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, कैपिटल एन, कैपिटल निर्भया करके एक हेड है, कैपिटल निर्भया और कैपिटल हाँ हाँ कैपिटल निर्भया 28 है उसका डिजिटल। हाँ वो ये नया, देखिए फंड अभी भी रेलवे में हेड बहुत सारे हैं। कैपिटल है, कैपिटल निर्भया है, डेवलपमेंट फंड है, टीआरएफ है, सेफ्टी फंड है, आरआरएस के है। ये मेजर हमारे 4 हैं। अभी बीच में कैपिटल कोरोना का भी हेड आया था, पिछले साल आया था। इस साल देख रहे हैं कि उसमें कोई नहीं है, कैपिटल कोरोना का था, तो खैर उसको ये नहीं लेना है। कैपिटल कोरोना में पिछले साल 5-6 करोड़ का अलॉटमेंट दिया था, इस साल वो शायद नहीं दिया है, उसको तब्दील कर दिया है। तो ये जो 6 हेड्स हैं हमारे निधि हैं, मूल रूप से ये रेलवे के, मतलब कैपिटल एन, कैपिटल में ही आता है, कैपिटल एन कोई अलग से नहीं। कैपिटल निर्भया तो रेलवे में महिलाओं के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी नहीं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कर सकते हैं महिलाओं के। जैसे कि महिलाओं सीसीटीवी कैमरा लग रहा है महिलाओं के जैसे ये मतलब विश्राम गृह में, या इस तरह से, या उनके लिए अलग कुछ बनाया जा रहा है उनकी सेफ्टी वेलफेयर के लिए, तो वो एक कैपिटल एन करके एक हेड दिया गया, कैपिटल निर्भया। वो निर्भया जो आप सुने होंगे नाम, उन्हीं के नाम पर दिया गया है, दिव्य आत्मा जो थी उन्हीं के नाम पर बना दिया गया है कैपिटल निर्भया फंड। और ये कैपिटल निर्भया फंड एक्चुअली क्या होता है, भारत सरकार की जो सोशल एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री है, महिला सोशल एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उससे पैसा देता है। और वो हर डिपार्टमेंट को देता है, ऐसा नहीं कि रेलवे को देता है, लेकिन रेलवे मेजर चंक है, तो रेलवे में जो ये पैसा रेलवे को एक तरह से मिलती है, भारत सरकार का जनरल फाइनेंस मिनिस्ट्री ही देता है एक तरह से। ये महिला बाल सेफ्टी कल्याण के थ्रू आता है, तो उसमें कैपिटल एन में खर्च किया जाता है। आरआरएस की एक नया फंड है, हाल में बना है,
राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष भी इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा। तो ये राष्ट्रीय रेल सुरक्षा नहीं है, संरक्षा है। सुरक्षा और संरक्षा में बहुत फर्क हो जाता है। सुरक्षा मीन्स एक तरह से पुलिस से रिलेटेड वर्ड आ गया जैसे यहाँ से, लेकिन संरक्षा सेफ्टी है। आप देखते होंगे हमारे यहाँ संरक्षा आयुक्त होते हैं, जो हमारे रेलवे लाइन का उद्घाटन वगैरह होता है या चेकिंग होता है, तो संरक्षा में दुर्घटना। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया है। ये राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष ये बहुत भारत सरकार की मतलब कि दूरगामी सोच को बनाया। बहुत ही आज के डेट में इसमें बहुत पैसे भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय संरक्षा कोष में इसको एक फिर कभी बताएंगे हम लोग, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या पड़ी, एक लंबा डिटेल से, उसमें हम लोग ज्यादा भी नहीं जाना। ये मेन क्या टाइम हो गया। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि ये हेड्स जो है वो 6 हेड्स है, वो निधि है, और उसके अलग अलग उसके डिजिट भी दिए। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ रही है। आवाज जा रही है? बहुत स्लो आ रहा है सर। बहुत स्लो आ रहा है। हाँ। क्लियर? अच्छा, अच्छा। क्या आवाज स्लो है? नहीं सर, Yes, sir. क्लियर है। क्या क्लियर आ रहा है तो ईयरफोन का मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी यहाँ का हाँ, ठीक है सर, देखते हैं ईयरफोन। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ईयरफोन का इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, नॉट फॉर ऑल। कि अभी बगल में Okay, बैठ sir. के कर रहे हैं, वहाँ का आवाज क्लियर आ रहा है, वहाँ के सुन के भी आ रहा है, आवाज बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ यहाँ सर, आईटी सेंटर में भी लोग नहीं है। बैठे हुए हैं, तो ठीक है आवाज। हाँ तो ठीक है। फिर ठीक हाँ, ठीक। पर्सनली आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो इसको क्लास कंटिन्यू करें या आज स्टॉप करें? 5 मिनट के बाद तीसरा सेशन चालू होगा। सर अभी सेकंड सेशन चल रहा है, अब बजट का थर्ड सेशन जनरल एक्सपेंडिचर है। सर आके बैठे हुए हैं, अगर आप चाहें तो बजट पढ़ना तो बजट कंटिन्यू करते हैं, या एक्सपेंडिचर पढ़ना चाहेंगे तो फिर एक्सपेंडिचर। जब आकर बैठे हुए। हाँ एक्सपेंडिचर सर। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा बजट से ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट का, 2-3 मिनट बाद थर्ड सेशन लिंक, थर्ड सेशन का क्लिक करना है। ओके, तीसरे सेशन का लिंक क्लिक करना, तीसरा सेशन चालू होगा। इसको एंड कर रहे हैं। सर